ओके, वेलकम बैक टू केमिस्ट्री ग्रेड एंड इट इज़ आवर लेक्चर 4 फॉर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और इसमें हम बात करने वाले हैं बच्चों सम बेसिक थ्योरीज जो हमें बताएगी अबाउट द स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ऑफ एनी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बहुत ही एक सीरीज़ हम इस तरह से अपने लेकर चले हैं कि सबसे पहली सीरीज़ में हमने ये देखा कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, ठीक है, हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम डबल बॉन्ड। सेकंड लेक्चर में बच्चों ध्यान से सुनना जरा, हमने देखा है कि आपका कोई एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की सब कुछ बेसिक डेफिनेशंस, उसका ऑपरेशन हमने पूरा किया कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर क्या क्या होता है और उसके अंदर क्या क्या होता है और उसको क्या क्या बोलते हैं और कैसे वो काम करता है, ठीक है। इन चैप्टर 3 हमने देखा कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आप IUPAC नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे। ओके, in this lecture we are going to discuss about the structure and geometry of any coordination compound। तो मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ कि ऐसा आपको पहले बता चुका था वैसे तो मैं सेकेंड लेक्चर में कि इन सेंट्रल मेटल एटम वी टेक्स ओनली एंड ऑन ओनली डी ब्लॉक एलिमेंट और डी ब्लॉक मेटल। डी ब्लॉक मेटल ही हम लेते हैं। डी ब्लॉक मेटल ही क्यों लेते हैं? बिकॉज उसका जो साइज़ है वो छोटा होता है, उसका जो वैकेंट डी ऑर्बिटल वहाँ होता है, ठीक है, उसका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा होता है। ये कुछ डेफिनेशंस, उसके कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक थी डी ब्लॉक मेटल की, तो इसलिए हम उसको लेते थे। लेकिन डी ब्लॉक मेटल में आपके डी ब्लॉक मेटल में कौन कौन से मेटल आते हैं क्या आपने देखा है? चलिए, देर आर 3 सीरीजेस ऑफ डी ब्लॉक। डी ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं आपके उनमें 3 सीरीज होती हैं। एक को आप क्या बोलते हैं 3D सीरीज, एक को 4D सीरीज और उससे नीचे 5D सीरीज। 3D सीरीज मतलब कि थर्ड पीरियड, 4D मतलब फोर्थ पीरियड, 5D मतलब फिफ्थ पीरियड। तो जो ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं आपके वो कौन कौन से हैं बता देते हैं। 3D की अगर हम बात करते हैं, चल 3D में बात कर लेते हैं। तो 3D सीरीज कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा? 3D सीरीज स्टार्ट होती है 21 से। 21 से 3D स्टार्ट होती है। उसको मैं ऐसे न लिख करके वर्टिकल लिख के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने लिख दिया वर्टिकल 3D में। 21 में आता है आपका स्कैंडियम, 22 में बच्चों आता है टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कोबाल्ट के बाद लिखिए निकल, कॉपर, जिंक। तो 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 एंड 30। तो 3D सीरीज आपकी यहाँ खत्म हो जाती है। घबराने का कुछ नहीं है, पहले आप 3D बात कर लीजिए। 3D सीरीज यहाँ खत्म हो जाती है। जब हम डी ब्लॉक करेंगे तो आपको ये बहुत अच्छे से याद भी हो जाएंगे। अभी जब 3D सीरीज में आप बात करते हैं तो 3D सीरीज में, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आपको याद होगा 11th में पढ़ा जाता है कि किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। चलिए, तो आउफ बाउ रूल जो है आपका वो बता देते हैं एक बार। आउफ बाउ रूल क्या कहता है? आउफ बाउ रूल, आउफ बाउ रूल कहता है कि आपका जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर सेल्स, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ऑर्बिटल्स, उनमें ही उनकी फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी। उसी को आउफ बाउ रूल कहते हैं। ये होता है आपका 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10। जब हम 3d10 तक, आगे भी होता है 3d10 तक जब हम बात करते हैं, 3d10 तक जब हम बात करते हैं तो 3d10 तक हमें ये हो जाता है कि आपकी जो 3D सीरीज है डेट मीन्स कि अप टू दिस वो इसमें फिल हो जाएंगे। अब वो कैसे करने हैं? 11th की चीज़ें हैं, 11th की चीज़ें बता रहा हूँ लेकिन आपको मैं यहाँ इसकी बात करते हैं। तो स्कैंडियम का जब आप करेंगे तो स्कैंडियम में आप याद रखेंगे कि ये स्टार्टिंग पूरा सेम वही रहेगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 and 3d1। The last one electron of 21 comes in D, 3D series, 3d1। जब हम 22 की बात करेंगे ऑल आर सेम, 3d2 आ जाएगा बच्चों। इसकी बात करेंगे तो ऑल आर सेम, 3d3 आ जाएगा। जब क्रोमियम की बात करेंगे, क्रोमियम इज द एक्सेप्शनल केस। क्रोमियम एक्सेप्शनल केस होता है। 11th में आपको बताया होगा, 11th में बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ हम जब बात करेंगे तो ये 4s1 हो जाएगा और 3d5 हो जाएगा। 4s1 हो जाएगा, 3d5 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या किया जाता है, इसमें हाफ फील्ड और फुल फील्ड का कॉन्सेप्ट देखा जाता है। हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल ड्यू टू देयर सिमेट्री, ठीक है। चलिए, मैंगनीज की बात करेंगे तो क्या आएगा बच्चों? इसमें आ जाएगा जी 4s2, 3d6, 3d6 आएगा, नहीं 5 आएगा, क्लियर, 5 आएगा। इसमें बात करेंगे तो 4s2 और इसमें आ जाएंगे 3d6
अगर हम बात करेंगे कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट में बच्चों आएगा 4s2 3d7। अगर हम बात करेंगे निकल की तो 4s2 3d8। अगर हम बात करें कॉपर की, इट इज अगेन एक्सेप्शनल केस। अगेन इट इज एक्सेप्शनल केस। एक्सेप्शनल केस का मतलब क्या है? एक्सेप्शनल केस का मतलब ये है कि इसमें कुछ ना कुछ लोचा है। लोचा क्या है? 3d यहाँ 1 है, 2 का 1 हो जाएगा और यहाँ 9 की जगह 10 लिखेंगे। तो अगेन द सेम कॉन्सेप्ट इन बोथ द केसेस ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर। What is 4s1 3d5, 4s1 3d10, and in last in zinc it will be 4s2 3d10, 4s2 3d10. So this is mainly about the d block element जो आप अभी आगे पढ़ेंगे, जो भी आप आगे पढ़ेंगे उनके लिए हैं। तो अगर आप इतना ये कर लेते हैं। अच्छा, कौन कौन से इसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जिनकी आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यहाँ देखने को मिलेंगे? तो आपको ज़्यादातर देखने को मिलेंगे क्रोमियम के देखने को मिलेंगे बच्चों, आयरन का देखने को मिल सकता है, आपको कोबाल्ट का देखने को मिल सकता है, आपको निकल का देखने को मिल सकता है। मेनली दीज आर द मेन। तो मेन आपके जो हैं ये होते हैं, मेन आपके ये होते हैं, ठीक है। तो ये मेन आपके हैं और इनको आपको जो है करने। तो किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कुछ बेसिक थ्योरीज हैं। जो पहली बेसिक थ्योरी है जो है उसका नाम है VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है इसकी फुल फॉर्म है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस थ्योरी वाज गिवन बाय स्लेटर एंड पॉलिंग। लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसका थ्योरी का फुल फॉर्म है आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दिस वाज गिवन बाय स्लेटर एंड पॉलिंग, दो साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने ये दी थी थ्योरी। चलिए, इन थ्योरी में उन्होंने क्या कहा था? इन थ्योरी में उन्होंने बताया था बच्चों कि कोई भी कंपाउंड की मैग्नेटिक मोमेंट क्या होगा उसका मैग्नेटिक मोमेंट के साथ साथ उसका स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री क्या होगी वो बताया था, ठीक है। चल, लिगेंड्स आपको पता है क्या होते हैं? सेंट्रल मेटल एटम पता है, काउंटर आयन पता है और कॉम्प्लेक्स आयन पता है, ये सब पता है आपको। इस थ्योरी को पढ़ने से पहले और आपके जो क्वेश्चन हैं उनको इजी करने के लिए मैं आपको बताना चाहूँगा एक सीरीज़ जिसका नाम है, जिसको क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। क्या कहते हैं बच्चों? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। तो आप लिखेंगे स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ का यूज़ VBT में नहीं होता है। मतलब VBT से पहले हमें नहीं पता था, लेकिन VBT में बहुत सारी चीज़ें ऐसी करी हैं जिसमें इसका यूज़ लेना अनिवार्य हो गया है। मतलब उन्होंने तो डायरेक्ट कर दिया, बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, ऐसा क्यों नहीं है, ये कुछ नहीं बताया था, तो उसके लिए वो बहुत ज़रूरी था। इसलिए स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ क्या होती है? क्वेश्चन आ रहा होगा आपको माइंड में। तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ वो सीरीज़ होती है बच्चों जो आपको ये चीज़ बताती है कि पर्टिकुलर लिगेंड वीक है या स्ट्रॉन्ग है। लिगेंड क्या है वो तो आपको पढ़ लिया आपने, लेकिन लिगेंड कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है ये आपको जो कौन बताता है? डेट इज द स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। यही सीरीज आपकी क्या होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। लिखिए, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या क्या होती है? स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है आई निगेटिव। आई निगेटिव क्या होता है बच्चों? आई निगेटिव होता है आयोडीन। देन Br निगेटिव, आई निगेटिव, फिर आपने क्या लिखा? Br निगेटिव, फिर आप क्या लिखेंगे? S2 सल्फाइड, फिर लिखेंगे SCN निगेटिव, S2 निगेटिव लिखा आपने, SNCN निगेटिव लिखा, फिर लिखिए जो है Cl निगेटिव, लिखिए N3 निगेटिव, Cl निगेटिव, N3 निगेटिव, लिखिए F निगेटिव। हम ये क्या लिख रहे हैं? हम लिख रहे हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। उसको आपको क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, और उसको याद करने का कोई ऐसा बेसिक तरीका नहीं है। यहाँ तक आपने लिख दिया, यहाँ तक आपने लिख दिया बच्चों, दिखाई दे रहा है? F निगेटिव। F निगेटिव के बाद ये उल्टा इधर से ऐसे चल रहा है, तो मैं उसको ऐसे लिख सकता हूँ। यहाँ से लिखिए यूरिया। F निगेटिव के बाद क्या लिखा आपने? यूरिया। यूरिया लिखने के बाद आप इसमें लिखिए OH निगेटिव। OH नेगेटिव के बाद लिखिए C2H5OH, C2H5OH, C2H5OH नेगेटिव के बाद लिखिए C2O4 नेगेटिव। क्या होता है C2O4? मैंने आपको बताया था सेकंड लेक्चर में, इट इज ऑक्सलेट। क्या है? ऑक्सलेट है। उसके बाद आप लिखिए O2 नेगेटिव,
O2 नेगेटिव। और अब मैं दूसरे मार्कर से लिख रहा हूँ क्योंकि ये स्पेशल है, यहाँ बताऊँगा क्यों। और हमने लिखा H2O। H2O के बाद ये जो सीरीज है वो फिर ऐसे चल रही है, ऐसे फिर ऐसे। इट इज़ द वीकेस्ट लिगेंड। और ऐसे ही आपका इंक्रीज हो रहा है, इसकी जो आपकी स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज हो रही है। और जो स्ट्रेंथ है वो यहाँ तक H2O तक मैंने ब्लैक से लिखी है, और H2O के बाद जो मैं लिख रहा हूँ वो मैं क्या लिख रहा हूँ, आपकी रेड से लिख रहा हूँ। तो यहाँ है NCS नेगेटिव। उसके बाद आप लिखिए NH3। जो बेसिक हैं, जो आपको यूज़ करने को मिल सकते हैं, वही मैं लिखवा रहा हूँ आपको। फिर आप लिख सकते हैं EN इथाइलिन डायमीन, EN मतलब इथाइलिन डायमीन। फिर आप लिखेंगे NO2 नेगेटिव के बाद आप लिखेंगे CH3 नेगेटिव, और इसी के आप लिख सकते हैं C2H5 नेगेटिव, CH3 C2H5। ये सब क्या है, एल्काइल हैं। तो इसमें C6H5 नेगेटिव के बाद आप लिख सकते हैं CN नेगेटिव। द लास्ट वन इज CN एंड द टॉपेस्ट इज CO। होप आपको यहाँ तक दिखाई दे रहा होगा, CN नेगेटिव एंड CO। CN नेगेटिव इज द साइनाइड। मैं थोड़ा नीचे भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है मैं इधर नीचे लिख देता हूँ लास्ट में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है CN नेगेटिव, और सबसे ज़्यादा है आपका CO। सो द स्ट्रॉन्गेस्ट लिगेंड इज CO एंड द वीकेस्ट लिगेंड इज I नेगेटिव। चलिए अब आते हैं सीधा क्वेश्चन पे, बहुत टाइम हो गया, क्वेश्चन का बताना आपको जरूरी है। तो क्वेश्चन हमारे पास देखो, एक सबसे पहले क्वेश्चन है बच्चों, हमारे पास है CONH3 होल 6 प्लस 3, ठीक है, CONH3 होल 6 प्लस 3 आयन। ठीक, अब देखो क्या होता है, ये इतना कॉम्प्लेक्स है हमारे पास। आपसे पूछा गया है कि इसका स्ट्रक्चर बताना है। इसका जब आप स्ट्रक्चर बताएंगे तो स्ट्रक्चर जब इसका बताएंगे उसमें आपका यही यूज़ होगा। चलिए इसमें आपको कैसे यूज़ करना है, सबसे पहला काम आपका क्या करना है, सबसे पहला काम बच्चों आपको सबसे पहले ये करना है कि जो आपका सेंट्रल मेटल एटम है यहाँ, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, या ऑक्सीडेशन नंबर जिसे आप कहोगे वो निकाल लो। तो सबसे पहले कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं। कोबाल्ट को मैंने X मान लिया, NH3 एक न्यूट्रल है तो उसका कोई चार्ज नहीं होगा तो 0, और ओवरऑल उस पर +3 चार्ज है, तो X का वैल्यू आ गया इधर से +3। X का वैल्यू +3 आ गया। X का वैल्यू +3 का मतलब है कि कोबाल्ट के ऊपर +3 का ऑक्सीडेशन स्टेट है। ठीक है, याद करिए मैंने कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको कैसे लिखवाई थी। कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है उसमें मैंने लास्ट में कोबाल्ट का जो आपका एटॉमिक नंबर है डेट इज 27 होने की वजह से इसकी आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या बनती है, इसकी बनती है बच्चों 4s2 3d7। अब ध्यान देना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये चीज़, किसी ने नहीं सुनी तो सवाल नहीं कर पाओगे इसके। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कोबाल्ट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 4s2 3d7। क्लियर, ठीक है। हमें लेकिन करनी है किसकी, कोबाल्ट हैविंग +3 की। जब कोबाल्ट के पास चार्ज है +3 का तो उसका मतलब उसमें जो टोटल इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं, 27 में से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, कितने हैं, 24 हैं। अब उसके पास जो इलेक्ट्रॉन है वो 24 है। 3 निकल गए भाई, 3 निकल गए हैं, 27 में से 3 निकल गए हैं, 24। अब वो 24 है, ठीक है, इतना बात समझ में आया। ठीक, कौन से 3 आप निकालोगे ये बात ध्यान रखना है। तो आप पहले तो निकालोगे दोनों S, पहले तो दोनों S निकाल दोगे, 4s, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन दोनों निकल जाएंगे, क्योंकि इसका जो एनर्जी है, इसका एनर्जी D से कम है, तो जो पहले कम एनर्जी वाले होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, ध्यान रखना। और फिर D में आपका क्या है, D में से 1 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा 3d6। भाई इतना समझ में आया कि नहीं है, मैंने तीनों इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, मैंने 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, 3d6 आ गया। नई इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कोबाल्ट +3 इज 3d6। चलिए 3d6, अब इस 3d6 में आपको क्या करना है, 3d6 में अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इसके ऑर्बिटल्स बनाऊँ, 11th में आपने पढ़ा होगा s ऑर्बिटल क्या होता है। s ऑर्बिटल सिर्फ एक बॉक्स दिखाते हैं। p ऑर्बिटल का क्या मतलब है, p का ऑर्बिटल का मतलब है 3 ऑर्बिटल। d का मतलब क्या है, d का मतलब है 5। ये 11th की चीज़ें हैं। यहाँ 4s का बनाओ, ये आ गया 4s का, एक d का बनाओ, d का ये बना दिया, d के 7, d में इलेक्ट्रॉन 7 है, उसमें 2 हैं, 1 2 1 2 3 4 5
6 7। हुंस रूल के अकॉर्डिंग आप इसको भरेंगे। इनकी फिलिंग किसके अकॉर्डिंग होगी? हुंस रूल के, पहले सिंगल देन डबलिंग बाद में, पहले सिंगल था। ये 11th की चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। ये अकॉर्डिंग टू कोबाल्ट था। अब क्या हो गया, अब इसमें 4s जो है वो तो आपका फ्री है, 4s में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, लेकिन डी में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं? डी में इसके इलेक्ट्रॉन कितने हैं अभी बना देते हैं। तो डी में इलेक्ट्रॉन इसके 6 हैं, 1 2 3 4 5 6। देखो जी, अब इसमें जब आप करेंगे तो आपने देखा कि कोबाल्ट के पास +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी वो बनी 3d6। 4s में 0 रह गए, और अगर मैं 4p भी लिख दूं तो उसमें आगे की 0 है ही, लिख सकते हैं, बताऊंगा क्यों लिख सकते हैं। 3d 4s 4p 0 है, ठीक है। 3d के पास 6 है, 4s के पास 0 है, और 4p के पास भी इसके 0 हैं। 3d बनाइए, 3d मैंने यहाँ बना दिया बच्चों, 1 2 3 5। 4s भी बना दो, p भी बना दो। VBT पढ़ रहे हैं, VBT, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6, ऐसे इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है, पहले सब में सिंगल फिर एक एक, ठीक। इसमें 0, इसमें भी 0। अब देखो क्या होगा, अब मैंने जो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी आपको, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में एक बीच में H2O आया था ना, H2O से पहले वाले जितने भी हैं वो वीक लिगेंड हैं। H2O से पहले वाले जितने हैं वो वीक लिगेंड हैं, और H2O से ज़्यादा वाले जितने हैं, H2O से ऊपर वाले जितने हैं वो सारे क्या हैं? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हैं। तो वीक लिगेंड वो हैं और स्ट्रॉन्ग लिगेंड आपके वो हैं, ठीक है। अब उसमें आप जाकर के देख सकते हैं अपने कि जो NH3 आता है, NH3 H2O के बाद आता है, H2O से ज़्यादा एनर्जी रखता है। H2O से ज़्यादा एनर्जी है तो इसका मतलब कैसा लिगेंड है? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। और आप हमेशा याद रखेंगे, मैं लिख भी देता हूँ कि अगर आपका जो लिगेंड है वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, ध्यान देना बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही इसका निचोड़ है पूरा। स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो आपके डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, जो आपके डी इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी पेयरिंग हो जाएगी अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है इसमें, अगर आपका लिगेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपकी जो पेयरिंग है डी इलेक्ट्रॉन्स की वो आप कर देंगे। लेकिन अगर आपका लिगेंड वीक है तब आपकी जो पेयरिंग है वो नहीं होगी। ये चीज़ आपको CFT में समझाऊंगा ऐसा क्यों हुआ है। ये चीज़ CFT की है, ये चीज़ CFT की है, लेकिन यहाँ हम यूज़ करेंगे तो यार काम हो जाएगा हमारा। अब देखो, पेयरिंग होने का मतलब क्या है? पेयरिंग होने का मतलब ये है, पेयरिंग होने का मतलब क्या है? पेयरिंग होने का मतलब देखो क्या है, पेयरिंग होने का मतलब ये है बच्चों कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने आप को पेयर कर लेंगे। इसने इसको कर लिया और इसने इसको कर लिया, तो आपके पास 2 वैकेंट हो गए, ये भी वैकेंट है और ये भी वैकेंट है। अब ध्यान दो क्या हो रहा है, स्ट्रक्चर की हाइब्रिडाइजेशन पूरी आगे निकल के, कुछ भी नहीं हमने किया। इसमें देखो कितने लिगेंड आपके पास थे? सर 6 लिगेंड थे। आपके घर में अगर 6 आदमी आ जाएं, अगर आपके घर में 6 गेस्ट आ गए, रिलेटिव आ गए, तो आपके घर में 6 आदमियों को, जो आपके 6 गेस्ट आए हैं, 6 रिलेटिव आए हैं, उनको सुलाने के लिए, रात को सुलाने के लिए आपके पास प्रॉपर इंतजाम होना चाहिए कि नहीं? तो इसके पास नहीं था। इसके पास कैसे नहीं था? देखो 1 2 3 4, सपोज करिए 4 ही बेड है इसके पास सिंगल। अब 4 बेड हैं, आदमी जो आ रहे हैं, गेस्ट जो आ रहे हैं, जो लिगेंड हैं वो 6 हैं। अच्छा, एक लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन लेके आता है? 2, क्योंकि हर एक लिगेंड मेटल के साथ एक बॉन्ड बनाता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बनता है। हर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन लाएगा, हर एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो कितने बॉक्स चाहिएंगे? 6 चाहिएंगे कि नहीं चाहिएंगे? 6 बॉन्ड, 6 बॉक्स चाहिएंगे, ठीक है। 6 ऑर्बिटल चाहिएंगे। 6 ऑर्बिटल करने के लिए इसने पेयरिंग कर ली, स्ट्रॉन्ग लिगेंड था, पेयरिंग कर ली। स्ट्रॉन्ग मतलब समझदार। चलिए अब देखो क्या होता है। अब इसके पास 2 तो ये बच गए D2, एक S बच गया, और P के कितने फ्री बच गए? 3। तो क्या बन गया हाइब्रिडाइजेशन? D2sp3। ये जो D2sp3 है, D2sp3, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन होगी। क्या होगी? D2sp3, D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? D2sp3। इसमें क्या क्या आ रहेंगे? इसमें NH3 के दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, NH3, तो NH3 बन जाएंगे सब में। ये इसको कंबाइन बना सकते हैं हम, कंबाइन बना, हाइब्रिड बना दीजिए। 2 3 4 और 2 6, 3 और 3 6 बन गए, ठीक है। तो इसमें 6 NH3 हैं, समझ लो। ये NH3 के साथ बॉन्ड बना, ये NH3 के NH3
NH3 NH3 NH3। नंबर 2 बात, आपने जो d ऑर्बिटल यूज किया है वो अंदर वाला किया है, d ऑर्बिटल यूज किया है अंदर वाला किया है, तो इसको क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। अगर अंदर वाले d ऑर्बिटल्स, बताते हैं क्या मतलब है अंदर बाहर का, वेट करो, घबराओ मत। तो 2 d यूज हुए हैं, एक s यूज हुआ है, 3 p d2sp3। चलिए क्या बताती है टेबल हमें d2sp3 को? d2sp3 को हमारी टेबल क्या कहती है? हमारी टेबल इसको कहती है ओक्टाहेड्रल। इसको हमारी टेबल क्या कहती है? ओक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इनर ऑर्बिटल इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि d ऑर्बिटल यूज हो रहे हैं अंदर वाले। कब d ऑर्बिटल अंदर वाले होंगे, कब बाहर वाले होंगे, मैं आपको जल्दी बताऊंगा। अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो आपकी जो पेयरिंग है वो हो जाएगी, तो पेयरिंग हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे, जो अपने सिंगल थे वो आपके जो हैं पेयर हो जाएंगे, तो उसको कहते हैं पेयरिंग हो जाएगी, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे। चलिए ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स होगा। अगर हम स्पिन की बात करें, स्पिन एक वर्ड होता है, स्पिन ऑफ द कॉम्प्लेक्स, तो अगर इस ऐसे वाले की बात करें तो इनर ऑर्बिटल जितने भी कॉम्प्लेक्स बनते हैं उनकी स्पिन क्या होती है? लो। आपको सिर्फ यही पूछा जाएगा कि स्पिन कैसा है, लो स्पिन है या हाई स्पिन है, तो आप कहेंगे कि इसकी लो स्पिन है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको समअप करा दूंगा। आप सिर्फ अभी क्या याद रखें, स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, पेयरिंग होगी तो इनर ऑर्बिटल यूज होंगे, इनर ऑर्बिटल यूज होंगे तो उसको लो स्पिन कहेंगे, इनर ऑर्बिटल यूज होंगे तो उसको लो स्पिन कहेंगे। इसके अलावा आपको और कुछ भी याद नहीं रखना है। चलिए नेक्स्ट सेकंड पॉइंट आपसे बच्चों इसमें पूछा जाएगा कि आपका जो मैग्नेटिक बिहेवियर है वो कैसा है, मैग्नेटिक बिहेवियर इस कंपाउंड का कैसा है। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपसे पूछते हैं कि आपका 2 चीजें आएंगी, सिर्फ आपसे पूछा जाएगा कि पैरामैग्नेटिक है या डाईमैग्नेटिक है। आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है? सिंपल, कुछ नहीं करना, ध्यान देना जरा। आपका कंपाउंड पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, ये आपसे पूछा जाएगा। तो उसमें आप सिर्फ एक चीज याद रखेंगे बच्चों कि अगर आपके किसी कंपाउंड में, अब देखो यहाँ ये 6 के 6 जो d2sp3 थे, दे आर फिल्ड विद NH3। क्लियर? आपके पास यहाँ जो स्टार्टिंग के 3 हैं वो सारे पेयर्ड हैं कि नहीं है? सर बिल्कुल सारे पेयर्ड हैं। ध्यान से देना, ध्यान से लिख लेना, कॉपी पेन लेके बैठा करो। अगर सारे आपके इलेक्ट्रॉन्स जितने भी यूज हो रहे हैं उस कंपाउंड में, उसकी जो है हाइब्रिडाइजेशन निकालने में, वो अगर सारे के सारे पेयर्ड हैं तो डायमैग्नेटिक, और एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक, एक भी अनपेयर्ड है तो पैरामैग्नेटिक। ठीक है? चलिए आपसे पूछ सकते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा, इस कंपाउंड का मैग्नेटिक मूवमेंट क्या होगा? तो मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने का फॉर्मूला है √n+2। n क्या है वहां? n है जी नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जितने भी नंबर, तो इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जितने भी होंगे उसे आप ऐसे निकाल देंगे, और इसकी यूनिट होती है bm। bm क्या होता है? बोहर मैग्नेटॉन, बोहर मैग्नेटॉन होता है। क्या कहते हैं उसको? बोहर मैग्नेटॉन यूनिट है मैग्नेटिक मूवमेंट की, बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है? तो ये आपका एक कॉम्प्लेक्स था जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। चलिए बहुत जल्दी से मैं आपको एक दिखा देता हूँ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स ऐसा जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हो। लीजिए आपके पास है COF6 3 नेगेटिव आयन, एक ये आपके पास कॉम्प्लेक्स दे दिया उन्होंने। इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की आपसे हाइब्रिडाइजेशन पूछ ली, 3 चीजें पूछ रहे हैं, हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 या d2sp3, ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल, और क्या पूछ रहे हैं? मैग्नेटिक उसका बिहेवियर, इट्स पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, और बाद में पूछ सकते हैं आपसे मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक? क्या करना है? सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले इस कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसका मान लिया X। फ्लोरीन, फ्लोरीन किस रेंज में होता है? F नेगेटिव। F नेगेटिव में मिलता है आपको, F नेगेटिव का मतलब -1 चार्ज है। 6 के पास कितना हो गए? -6। 6 × -1 इक्वल्स टू ओवरऑल चार्ज है -3। x - 6 इक्वल्स टू -3, x इक्वल्स टू +6 - 3 इक्वल्स टू +3।
द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑन कोबाल्ट इज +3। क्लियर? कोबाल्ट की +3। कोबाल्ट का 27 ऑक्सीडेशन एटॉमिक नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d7 4s2, 3d7 4s2। क्लियर? आप निकालिए कोबाल्ट +3 की, 2 ये भाग जाएंगे s के, एक इसमें से क्या कितने बचा 3d6, कितना बचा 3d6, 4s में 0, 4s में 0। अब क्या करेंगे, d बनाइए, d में कितने होते हैं 5, s में कितने होते हैं 1, इसमें 5 में इलेक्ट्रॉन भरिए, d में 6, 1 2 3 4 5 6। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं करा हमने। देखिए लिगेंड कैसा है आपका, लिगेंड कैसा है, लिगेंड वीक है, सबसे पहले ही तो आया था I नेगेटिव F नेगेटिव, वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड होगा तो लिख देते हैं, घबराए नहीं। अगर आपके पास वीक लिगेंड है, अगर आपका लिगेंड वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी, पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगी, ध्यान रखना बच्चों। वीक लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आगे पढ़ेंगे, उसमें बताएंगे रीजन इसका। अभी आप याद रखेंगे कि वीक लिगेंड होगा, वीक फील्ड का लिगेंड। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड तो पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होगी, और यहाँ नहीं होगी। जब ये पेयरिंग नहीं होगी तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर नहीं खिसकेंगे, बहुत बदतमीज इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, नहीं खिसकेंगे। कोई भी आए तुम्हारा गेस्ट, नहीं खिसकेंगे, नहीं खिसक रहे, नहीं खिसक रहे, नहीं खिसक रहे। इसके पास एक टेंडेंसी होती है कि आप अपने आगे के इलेक्ट्रॉन्स यूज कर सकते हैं। 4p0, चलो हमने 4p0 यूज कर लिए सर। p में कितने हैं 3 सर, बट हमारे पास तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 लिगेंड्स आ रहे हैं, 6 लिगेंड्स 12 इलेक्ट्रॉन्स, 6 बॉक्स ही 1 2 3 4 ही हैं, ये हट नहीं रहे हैं। उसने कहा d भी यूज कर लो, अपने d यूज कर लिया। 4d0, 4 में भी 0, कितने यूज कर सकते हैं डी के, अब देखते हैं। अभी आपको हमें एक चाहिए था, 2 3 4 5 6, बस इतने चाहिए, यहां तक यूज कर लो। जब हमने यहां तक यूज कर लिए, अब देखो यहां तक यूज कर लिए, अब यहां तक यूज करने से आपका जो बॉक्स बना उसमें कौन कौन आए, उसमें आपका एक आया एस, पी के कितना है 3, और डी के कितने यूज करे 2, तो क्या बना, इन सब से एक बना यहाँ पे 3 4 5। तो आपके पास एक इसमें आया फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, इसमें फ्लोरीन, हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d2, sp3d2। आउटर मोस्ट डी ऑर्बिटल यूज हुए, आउटर मोस्ट बाहर के, क्या कहेंगे आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, क्या कह दूं आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। चलिए ऑक्टाहेड्रल, क्योंकि sp3d2 है तो क्या होगा ऑक्टाहेड्रल होगा, d2 sp3 भी sp3d2 भी। चलिए ये भी हो गया। इसके बाद उन्होंने कहा कि इसका स्पिन बता दूं। सर स्पिन हमेशा याद रखेंगे, अगर आपके पास लिगेंड वीक है तो हाई स्पिन होगा, क्या कहेंगे उसको हाई स्पिन। कैसा कॉम्प्लेक्स है हाई स्पिन। चलिए सर मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक बिहेवियर बता दो, पैरामैग्नेटिक है भाई देख तो ले, इतने सारे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, पैरामैग्नेटिक है। कैसा है पैरामैग्नेटिक, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हैं अनपेयर्ड ना। बोला मैग्नेटिक मूवमेंट बता दो। मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने के लिए क्या करना है, मैग्नेटिक मूवमेंट का फॉर्मूला देखो क्या, n+2, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 4 हैं, 4+2, 4 × 6, अंडर रूट कितना आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 2√6, 2√6 बोहर मैग्नेट्रॉन। और सिंपल सोल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, निकालने के लिए मुश्किल ही आपके पास पहुंचा जाएगा। तो आपको क्या क्या पूछा जाएगा, मैग्नेटिक बिहेवियर, मैग्नेटिक मूवमेंट, हाई स्पिन, लो स्पिन, ऑक्टाहेड्रल, इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, और इसकी ज्योमेट्री, बस। सो दिस वाज अबाउट कॉम्प्लेक्स, जिसमें आपने यूज, आपको सिर्फ ये याद रखना है बच्चों कि स्ट्रॉन्ग फील्ड का लिगेंड है या वीक फील्ड का लिगेंड है। वीक फील्ड का होगा तो आपका जो पेयरिंग है वो नहीं होगा, और हाई स्पिन होगा, और आपका जो है अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग फील्ड की तो पेयरिंग होगा और लो स्पिन होगा।
चलिए सर, आगे हम बात करते हैं एक नए तरह के आपके कॉम्प्लेक्स। आपको दो ही तरह के कॉम्प्लेक्स मेनली, हार्डली तीन तरह के मिलते हैं। एक तो मिलता है ऑक्टाहेड्रल, जिसके हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा या sp3d2 होगा, इनर कॉम्प्लेक्स आउटर कॉम्प्लेक्स। एक आपको देखने को मिलेगा टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में आपके पास क्या होगा, या तो आपके पास sp3 आएगा, और एक आपको देखो मैं लिख देते हैं, आपको अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 मिलती है तो उसको आप ज्योमेट्री क्या कहेंगे उसकी, ऑक्टाहेड्रल हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकाल रहे हैं आप, वो आपको बता रखा है मैंने, ठीक है, sp3d2। अगर आपके पास ऑक्टाहेड्रल D2sp3 आता है तब भी आपकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल ही कहेंगे उसको आप कहेंगे आउटर डी ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। एक बच्चों आपके पास आएगा टेट्राहेड्रल, जिसकी sp3 आएगी, हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगी sp3। एक आपके पास आएगा स्क्वायर प्लानर, जिसमें आपको लिखेंगे dsp2। अब यही देखना है कि dsp2 कब लिखना है, sp3 कब लिखना है और कैसे लिखना है। बहुत ही गजब की चीज़ें हैं, ध्यान दें जरा, इंपॉर्टेंट है। मिटा दें, चलिए इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे लिख रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, टेट्राहेड्रल है। चलिए मिटा दें सारा, नीचे लिख दें क्या, इधर लिख देते हैं। चलो देखो, छोटा सा लिख देते हैं। आपके पास बच्चों कॉम्प्लेक्स हम लेके चल रहे हैं, आपके पास कॉम्प्लेक्स NiCl4 -2 कॉम्प्लेक्स है, NiCl4 -2। सबसे पहला बहुत जल्दी सीख गए हो तुम यार, इन जल्दी कोई नहीं सीखता, सच बता रहा हूँ मैं, बहुत इंटेलिजेंट हो जितने वीडियो देख रहे हो। अगर यहाँ हम बात करें निकल जो है आपका, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालें, ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं X। क्लोरीन Cl-1, एक क्लोरीन -1 दे रहा है, 4 कितने देंगे, -1। ऊपर ओवरऑल चार्ज -2, ओवरऑल चार्ज -2 दिखाई दे रहा है यार, कुछ है भी उसमें। चलिए x की वैल्यू निकालिए, -4 = -2, x की वैल्यू निकालिए +4, उधर जाएंगे तो -2 आ गया, कुछ है इसमें। आगे देखो, एक निकल का ऑक्सीडेशन मैं बार बोल, एटॉमिक नंबर होता है 28 में आता है जी 3d8 4s2। ऑक्सीडेशन स्टेट आई है +2, तो Ni+2 का निकालिए। +2 का मतलब क्या हो गया, +2 का मतलब s इलेक्ट्रॉन को भाग जाओ, क्या बचा 3d8, चलिए 3d8, 4s 0। बनाओ जी, बॉक्स बनाओ, D 1 2 3 4 5। भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है चाहिए। डी में 8 इलेक्ट्रॉन है जी, भर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में नहीं है, निकाल दिए हैं। P 0 ही है, भर लो, यहाँ भी लिख सकते हैं 4p0। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे हैं। ऑक्सीडेशन स्टेट 2 निकलने के बाद 26 रह गए हैं इलेक्ट्रॉन, 26 इलेक्ट्रॉन पहले नहीं लिखे हैं, लास्ट के लिखे हैं। क्या देखना है अब हमें ये देखना है कि जो आपका Cl है वो वीक फील्ड है कि स्ट्रॉन्ग फील्ड है। सर स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज हमें ये कह रही है कि Cl तो H2O से पहले ही आ गया था, तो वीक है तो पेयरिंग नहीं होगी तो आगे के देख लो। कितने लिगेंड हैं, 4 हैं, 4 लिगेंड मतलब 4 बॉक्स, 1s 3p, 1s p के 3, भाई क्या बन गया, sp3 बना कि नहीं, sp3। क्या कहा था, sp3 आए तो क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल। क्या कहेंगे, टेट्राहेड्रल, लिख देते हैं टेट्रा, तो ज्योमेट्री क्या होगी, टेट्राहेड्रल होगी। मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर में क्या बताया मैंने कहा मैग्नेटिक बिहेवियर आप पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक ऑन द बेसिस ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। सर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, भाई दे रहे हैं तो पैरामैग्नेटिक है। अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं तो क्या है, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक है। भाई इसमें कोई दिक्कत है यहाँ तक,
तो इसमें हम दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें Cn ले लेते हैं बच्चों। Cn, जब हमने Cn ले लिया, Cn क्या है, साइनाइड। Cn पे जब हम ऑक्सीडेशन स्टेट -2 के साथ Ni की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल रहे हैं तो कुछ नहीं करना है, 4 - 1 होता है Cn पे, इक्वल टू ये x की वैल्यू आ गई बच्चों यहाँ से +2। किसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकाले, मेटल की निकाले है ना। तो Ni28 3d8 4s2, बट Ni+2 26 3d8 4s0। भाई बात समझ नहीं आई क्या, 4s0 करो, 3d8 4s0, 4p भी लिखते रहो साथ में। देखो जी क्या करना है, 3d8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी 0 इसमें भी 0, कुछ करना ही नहीं है यार। अब एक नज़र मार लो लिगेंड स्ट्रॉन्ग है या वीक है। सर Cn है सबसे लास्ट में, CO और उससे पहले Cn तो बहुत स्ट्रॉन्गेस्ट में आ रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट में आ रहा है तो पेयरिंग कर दो, पेयरिंग कर दें, चलो कर दो पेयरिंग। पेयरिंग जैसी हो जाएगी तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका इलेक्ट्रॉन आगे लिख देता है, कभी तुम कंफ्यूज ही हो जाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको उठाओ यहाँ लगा दो। जैसे ही आपने इसमें इसको बैठा दिया तो आपके पास क्या क्या आ गए यहाँ। अब देखो कितने लिगेंड आ रहे हैं, 4 लिगेंड आ रहे हैं। तो एक ये खाली हमारे पास D है, ये एक S है, 2p ले लो, DsP2 में काम हो जाएगा हमारा, DsP2 बन गया जी 4 DsP2 का मतलब क्या है, अरे घबरा के रहो, लिखो स्क्वायर प्लानर। DsP2 का मतलब क्या है, स्क्वायर प्लानर, स्क्वायर प्लानर, चलो लिख दिया जी। मैग्नेटिक बिहेवियर सारे के सारे भरे हुए हैं सर, डायमैग्नेटिक है तो फिर डायमैग्नेटिक है। सर स्पिन में बता दो, हाँ तो देख लो कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग, लो स्पिन, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो कैसा होगा, लो स्पिन, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, लो स्पिन, वीक फील्ड लिगेंड, हाई स्पिन। इससे पिछले वाला हमारा क्या था, हमारे से पिछले वाला था NiCl4-4। Cl कैसा लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आ रही थी, sp3, ज्योमेट्री क्या आ रही थी, टेट्राहेड्रल। तो sp3 टेट्राहेड्रल, और उसका जो स्पिन होता है वो कैसा होता है सर, हाई स्पिन। और ये सब कैसा हो जाएगा, उल्टा, लो स्पिन, DsP2 स्क्वायर प्लानर। चलिए, तो इस तरह से आपने VBT पढ़ ली। अच्छा, VBT की बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। VBT की लिमिटेशंस क्या क्या हैं, VBT की सर लिमिटेशन एक तो ये है कि VBT हमें ये चीज़ बताने में अनेबल थी, सक्षम नहीं थी कि आपका जो लिगेंड है वो वीक फील्ड है या स्ट्रॉन्ग फील्ड है, नहीं बताया उसने। ये तो मैंने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज आपको बता दी, नहीं बताया था उसने, ठीक। उसने डायरेक्ट कहा था कि यहाँ पेयरिंग कर दो, यहाँ ना करो, उसे नहीं पता था क्यों, ठीक। दूसरा उसने क्या नहीं बताया सर, दूसरा सर में उसने ये नहीं बताया था कि स्टेबल है या नहीं है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड नहीं बताई, ठीक। सर तीसरा इसने ये नहीं बताया कि कलर क्या है किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, सर बताया नहीं। डायमैग्नेटिक है ये तो चलो बता दिया, पैरामैग्नेटिक बता दिया, लेकिन उसका कलर नहीं बताया। तो क्या नहीं बताया, कलर नहीं बताया, स्टेबिलिटी के बारे में कुछ नहीं बताया, ठीक है, और वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बता पाया। सो दिस वाज ऑल अबाउट VBT। कल हम जो बात करेंगे एक लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में आओ वो उसमें बात करेंगे CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी।